बट एक और बात आप समझिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीपीएम्स ऊपर नीचे होती हैं, तो कभी कभी जो कॉस्ट है वो ऊपर नीचे भी जाती है। अल्टीमेटली अगर आपकी सीपीएम बढ़ गई ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1-2 महीने काम किया और उसके बाद आपने कहा नहीं अब तो मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पहले एफिलिएट करता था, मैं पहले खुद के लिए अपने लिए काम करता था, तो मेरा जो है वो जॉब करने का मन नहीं करा। तो ये सारी चीजें जो इंटरव्यूअर है वो जज कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर। Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskeer YouTube channel. Myself Umar Taskeer. Guys, this is another episode of Sunday चर्चा सीरीज और आज के इस हफ्ते के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके उनका आंसर दिया जाएगा, कोशिश करी जाएगी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आनंद का क्वेश्चन है। मेरा नाम आनंद रजक है और मैं मेटा एड्स रन करता हूं। मेरा एक क्लाइंट का बिजनेस एसी रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन सर्विसेज का है। मैंने उनके लिए एक मेटा एड्स कैंपेन सेटअप किया था जिसका कन्वर्जन लोकेशन व्हाट्सएप पर सेट है और डेली बजट 200 है। पिछले 3 महीने से मुझे रोज 20-30 लीड्स मिल रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से लीड्स ग्रेजुअली कम होती जा रही हैं। सर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? देखिए, इस टाइप के बिजनेसेस जहां पर ये बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि भाई इतने में ही ना इतनी लीड्स ला कर दो, बिकॉज उससे फिर ज्यादा जो है वो प्रॉफिट नहीं होगा अगर लीड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सिनेरियोज जो है वो हो जाते हैं, बिकॉज मेटा एड्स के ऊपर जो लीड्स की कॉस्ट वगैरह है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। बट इसके अलावा आप जो है वो इमेजेस को या नए क्रिएटिव्स को ही टेस्ट कर सकते हैं, नए एंगल्स को, नए ऑफर्स को आप टेस्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस ओनर के साथ बैठ के थोड़े से नए ऑफर्स को क्राफ्ट करने की कोशिश करें जिससे लोग ज्यादा इंटरैक्ट करें और अल्टीमेटली जो आपकी सीपीएम है वो थोड़ी सी कम हो और उससे आपको जो लीड्स हैं वो निकल के आए। बट देखिए, 200 रुपए में आपको ऑलरेडी 20-30 लीड्स मिल रही थी, इसका मतलब आपको 10-20 रुपए का एक कन्वर्जन जो है वो पड़ रहा था। फाइन, तो ऑलरेडी इतने कम का जो कन्वर्जन था वो था, और अब इससे ज्यादा कम आप किसी तरीके से उसको करेंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। तो एक टाइम आता है जब सैचुरेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, टारगेटिंग वगैरह में चीजें नहीं कर सकते, और आप सेटिंग्स वगैरह में भी क्या चेंजेस करोगे? आपके पास केवल एक चीज है कि भाई किस तरीके से मैं और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊं, किस तरीके से और ज्यादा लोगों को ल्यूक्रेटिव ऑफर जो है वो, अच्छे ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर पाऊं, किस तरीके से मैं अपने क्रिएटिव्स को और बेहतर कर पाऊं और जो है वो प्रॉमिसिंग कर पाऊं जिससे लोग उसके ऊपर इंटरैक्ट करें और अल्टीमेटली मेरे पास जो लीड्स हैं वो आए। यही चीज आप जो है वो कर सकते हैं। बट एक और बात आप समझिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीपीएम्स ऊपर नीचे होती हैं, तो कभी कभी जो कॉस्ट है वो ऊपर नीचे भी जाती है और अल्टीमेटली अगर आपकी सीपीएम बढ़ गई ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके 1000 इंप्रेशंस ऐड होने की कॉस्ट ही बढ़ गई तो फिर आप उसको कैसे कम करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि सीपीसी आप कम करेंगे। बेसिकली जो मेन जो कॉस्ट आप दे रहे हैं मेटा एड्स को, अपने ऐड को दिखाने की, वो सीपीएम के ही बेसिस पे दे रहे हैं, तो वहीं से चीजों की शुरुआत होती है। और उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप मल्टीपल क्रिएटिव जो हैं उनको आप टेस्ट करने की कोशिश करें, या फिर आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करें। बट अगर आपका लोकल बिजनेस हो जहां पर ऑडियंस एक्सपेंशन का स्कोप ही ना हो, तो अगर ऑडियंस एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है तो ऑडियंस भी आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीड एडवाइस सर, मैं 2020 से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। मैंने 2021 तक जॉब किया था, पर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करने लगा और वहां से मैंने $50,000 अर्न भी किए। 2024 तक फेसबुक एड्स, ऑर्गेनिक, इंस्टाग्राम की हेल्प से मैंने ये सब अर्न किया। फिर वो सब सिस्टम खराब हो गया बिकॉज मुझे हेल्थ इशू हुआ और फैमिली में भी, क्योंकि यूएसए में एड्स रन करना है तो मिनिमम $3,000 चाहिए। बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू मनी नहीं बचा है, तो अब मुझे जॉब में जाना है जिससे स्टेबल इनकम हो एज फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। बट मेरे सीवी में गैप है तो कंपनी सीरियस नहीं लेती। इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी नहीं होता है सिलेक्शन। अभी मैं कैसे जॉब पा सकता हूं? प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई कैन डू करंटली। देखिए, एक बात आप समझिए, कंपनी को ये भी डर होगा कि आपको चीजें आती हैं, आप थोड़े टाइम यहाँ पर काम करेंगे, जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको मिलने लगेगी आप फिर से जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर आप जो जॉब है वो छोड़ देंगे। तो एक कंसर्न कंपनी के एंड पे ये भी हो सकता है, इसलिए वो आपको एंटरटेन ना कर रहे हो और पिछले कुछ टाइम से आप जॉब भी नहीं कर रहे, तो आप चीजों के थोड़ा सा टच में नहीं है। ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो आपको सेलेक्ट नहीं कर रही। तो आप अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर इस तरीके का रखें कि नहीं भाई, मैं डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से जॉब करना चाहता हूँ। श्योरिटी आप दें उनको कि कितने टाइम तक आप उनके साथ हैं, नो मैटर क्या सिचुएशंस जो हैं वो होंगी। अब पता चला आप 1-2 महीने काम किया और उसके बाद आपने कहा नहीं अब तो मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पहले एफिलिएट करता था, मैं पहले खुद के लिए अपने लिए काम करता था, तो मेरा जो है वो जॉब करने का मन नहीं करा। तो ये सारी चीजें जो इंटरव्यूअर है वो जज कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों की वजह से जो है थोड़े सा आपको प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज अगर आपको टेक्निकली चीजें आती हैं, आप अच्छा रिजल्ट लाकर दे सकते हैं एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर लोग आपको क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे हैं? दूसरी चीजें समझने की कोशिश करिए कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम प्लेयर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह के अंदर। अगर आप
जॉब करने जा रहे हैं, अभी तक आपने जो काम किया वो इंडिविजुअल लेवल पर काम किया, तो क्या कंपनी आपकी टीम प्लेयर एबिलिटी पे आकर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रही कि आप टीम सेटिंग्स में जो है वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पहले अपना जो काम है वो किया हुआ था? तो आप कोशिश करें थोड़ी और दूसरी कंपनीज के पास जाने की कोशिश करें, एग्जैक्टली उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जिसकी वजह से कंपनी जो है वो आपको सेलेक्ट नहीं कर रही और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होती है आपकी स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स बेहतर है तो बाकी चीजों को आप थोड़ा बहुत पॉलिश करके जो जॉब है वो ले सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स ही नहीं बेहतर है, आपको चीजें आती ही नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। थर्ड जो यहाँ पर क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आवर वेबसाइट ऑफर्स सर्विसेज एंड वी रेगुलरली पब्लिश ब्लॉग्स टारगेटिंग कीवर्ड्स विद गुड सर्च वॉल्यूम एंड अ डिफिकल्टी below 10. The site performs well in terms of core web vitals and we are seeing a healthy number of impressions. However, the click through rate is quite low. Could you suggest any strategies, adjustments or improvements we should consider? Please include it in next Sunday Charcha. Kindly also make detailed video on funnel building. Funnel building के ऊपर तो शायद एक दो वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, और आपके क्वेश्चन के ऊपर हम वापस आ जाएं अगर, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ पर जो है वो रैंक कर रहे हैं। मतलब आप इस बात को समझिए, अगर आप पहली पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका सीटीआर बहुत अच्छा होगा, और अगर आप 5वीं पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहे हैं फर्स्ट पेज पे ही तो आपका सीटीआर हाफ से भी ज्यादा कम जो है वो हो सकता है। मतलब अगर पहली पोजीशन के ऊपर आपका सीटीआर फॉर एग्जांपल 25% 26% है, तो हो सकता है 5th पोजीशन के ऊपर आपका सीटीआर जो है वो 2% हो जाए, 3% हो जाए, 1.5% हो जाए। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले तो आप ये क्लियर करें कि आपकी वेबसाइट जो है वो कहां पर, या वेब पेज जो है स्पेसिफिकली वो कहां पर रैंक कर रहा है। दूसरी चीज कि आप जो सीटीआर है वो एवरेज में देख रहे हैं या पेज वाइज देख रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये वाला स्पेसिफिक पेज मेरे किस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है और उससे मुझे कितना सीटीआर मिल रहा है। अगर आप साइट वाइड देखने की कोशिश करेंगे, एवरेज में साइट का सीटीआर देखने की कोशिश करेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। अब एक पेज मान के चलते हैं 50वीं पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है और दूसरा पेज जो है वो मान के चलते रैंक कर रहा है 10th पोजीशन के ऊपर, ठीक है? तो अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो 50 + 10/2 मतलब 30 की एवरेज पोजीशन आपको जो है वो साइट वाइड जो है वो दिखाई देने लगेगी। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 30 की एवरेज पोजीशन मेरे को दिखाई दे रही है। इसी तरह सीटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि पहले पेज का सीटीआर अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल जो पोजीशन 1 पे है कोई पेज रैंक कर रहा है उसका सीटीआर है 20%, और जो पोजीशन 5 पे पेज रैंक कर रहा है उसका सीटीआर है 2%। तो 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11 का सीटीआर आपको देखने को मिलेगा। अब ये नीचे क्यों आया सीटीआर 22 से? वो इसलिए आया बिकॉज एक पेज जो है वो काफी नीचे रैंक कर रहा था जिससे कि जो सीटीआर है वो काफी कम आ रहा था। अगर आप चीजों को एवरेज में देख रहे हैं तो शायद आपको उतनी अच्छी क्लियर पिक्चर जो है वो ना मिले, तो इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। अगर आप ये सारी चीजें कर ले रहे हैं, सारी एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ये सेटिस्फाइड नहीं है कि मेरा सीटीआर अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक चीज और चेक करने की कोशिश करें। कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जिनके ऊपर एड्स दिख रहे होते हैं, तो अमूमन ऐसी क्वेरीज जिनके ऊपर एड्स दिख रहे होते हैं उनकी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के सीटीआर, भले ही वो पेज पहली पोजीशन पे क्यों ना रैंक कर रहा हो, उसके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के जो सीटीआर है वो कम होते हैं कंपैरिजन टू ऐसी क्वेरीज के जहां पर रिजल्ट्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेटिव क्वेरीज। तो इंफॉर्मेटिव क्वेरीज में क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो गूगल एड्स तो रन नहीं कर रहे होते हैं, सर्च एड्स रन नहीं कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ही दिख रहे होते हैं और वहां पर जो सीटीआर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो लोग ऐसी क्वेरीज कर रहे हैं जहां पर एड्स भी दिख रहे हैं, जहां पर ऑर्गेनिक रिजल्ट भी दिख रहे हैं, तो उन क्वेरीज के ऊपर से जब ट्रैफिक आता है तो बहुत सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है गूगल एड्स की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सीटीआर है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये भी चीज नहीं है, आप कह रहे हो कि मेरे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी हैं, अच्छे इंप्रेशंस भी मिल रहे हैं, सारी चीजें बेहतर हैं, एड्स भी उतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, उसके बाद भी मेरा सीटीआर कम है, तो थोड़ा सा टाइटल्स वगैरह को आप देखने की कोशिश करें, डिस्क्रिप्शंस को आप देखने की कोशिश करें कि जो आपका स्निपेट वहां पर दिखता है उसको प्रीव्यू करने की कोशिश करें, स्कीमा मार्कअप्स वगैरह को यूज करें ताकि कुछ और एडिशनल चीजें जो है वो आपके एसईआरपीस में दिख सकें, रिव्यूज वगैरह आपके एसईआरपीस में दिख सकें, जिससे कि थोड़ा सा वो कैची और हो सके और वहां पर भी आपको सीटीआर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो यही चीजें आप ट्राई कर सकते हैं फंडामेंटली। इन्हीं में से कुछ चीजों से आपको जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज है आज के टाइम में एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी ने कोई क्वेरी करी और उसका आंसर उसको एआई ओवरव्यू में ही मिल गया, तो फिर वो नीचे जो है वो नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाएगा तो फिर इंप्रेशन हो जाएगा, वो क्लिक नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज, थोड़ा सा कॉम्पिटिटर को भी देखें कि उसके जो टाइटल्स हैं, उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से है, उसके जो स्निपेट में टाइटल्स डिस्क्रिप्शंस दिख रहे हैं, जो एसईआरपी में टाइटल डिस्क्रिप्शंस दिख रहे हैं वो किस तरीके से दिख रहा है। तो इस सारी चीजों को अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगी कहां पर जो इंप्रूवमेंट है उसका स्कोप है। नेक्स्ट यहाँ पर आयुष का क्वेश्चन है, सर आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप बट मेनी कंपनीज आर आस्किंग फॉर अ पोर्टफोलियो। आई हैव डन अ फ्यू पर्सनल प्रोजेक्ट्स लाइक रनिंग डमी फेसबुक एड्स एंड मेकिंग अ सैंपल लैंडिंग पेज, बट आई एम कंफ्यूज्ड, should I include these in my portfolio or will I look unprofessional? How should
freshers present small self-initiated project in a way that companies take them seriously. देखो, आपने केवल एक लैंडिंग पेज बनाया, अगर आप केवल एक लैंडिंग पेज दिखाने जाएंगे कि देखिए मैंने लैंडिंग पेज बनाया, मेरे को लैंडिंग पेज बनाना आता है, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप ये बताएं कि इस लैंडिंग पेज के अंदर मैंने चीजों को किस तरीके से मेंशन किया है, मैंने कॉपी राइटिंग किस तरीके से की हुई है, सीटीएस मैंने कहां पर यूज किए, कहां से कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लैंडिंग पेज के ऊपर मैं क्लैरिटी लगाकर और ज्यादा क्या एनालिसिस जो है वो करने वाला हूं। लैंडिंग पेज को ऑडिट करने के लिए, लैंडिंग पेज को इंप्रूव करने के लिए जिन मैट्रिक्स के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, वो मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है या नहीं, ये सारी चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए। लैंडिंग पेज तो मार्केटर का बनाने का काम नहीं है ना, वो तो एक डेवलपर जो है वो बनाकर दे देगा आपको, ठीक है। अगर आपने बना लिया तो क्या आपको उसके फंडामेंटल्स की समझ है या नहीं, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में मेंशन करेंगे, थोड़ा चैट जीपीटी वगैरह को अवॉइड करिएगा, उसकी भाषा जनरली इंटरव्यूअर जो है वो समझ जाते हैं कि भाई आपने एक डॉक्यूमेंट जो है चैट जीपीटी से निकाल के दे दिया, उसने आपको बता दिया कि लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करने की कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है। चैट जीपीटी से अगर आप मदद लेना चाहें ले सकते हैं, बट कोशिश करें उसको आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करने की कोशिश करें, सो दैट इंटरव्यूअर समझ सके कि आप समझाना बेसिकली क्या चाहते हैं। इंटरव्यूअर को आपकी डेफिनेशन जो है वो नहीं देखनी है, डेफिनेशन देखनी होंगी तो वो खुद चैट जीपीटी के ऊपर देख लेगा, या वो आपसे कॉपी पेस्ट की हुई चीजें नहीं देखना चाहता है, नहीं समझना चाहता है। और सेम चीज वही जब आप एड्स क्राफ्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी लागू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक एड्स को क्राफ्ट कर रहे हैं तो ये नहीं केवल बताना है कि भैया ये मैंने एक कैंपेन बनाया, बट आपको ये बताना ज्यादा जरूरी है कि भाई मैंने सेल्स कैंपेन क्यों बनाया, इसको किस कन्वर्जन के ऊपर मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, इसको किस फनल के लिए मैंने बनाया, अच्छा इस फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो क्रिएटिव बनाया ये क्यों बनाया हुआ है। अब जब मेरा फेसबुक एड्स रन करना शुरू करेगा तो उसमें कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है उनको मैं देखूंगा। अगर ये कैंपेन फेल हो जाएगा तो मेरे पास प्लान बी जो है वो क्या है, मेरे को कब रीमार्केटिंग कैंपेन जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है, ऑडियंसेस किस तरीके से क्रिएट होती हैं, राइट। ऑडियंसेस को अगर टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्रिएटिव्स को अगर टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कैंपेन्स के स्ट्रक्चर किस तरीके से बेसिकली होने चाहिए, कैंपेन्स को स्केलेबल किस तरीके से बनाया जा सकता है आने वाले टाइम में, अगर रिजल्ट्स नहीं आएगा तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या कहूंगा। इस टाइप की चीजों को आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की जरूरत है, ना कि कोई बहुत ही बेसिक से स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपने लगा दिए बस आपका काम हो गया। तो जब आप इस लेवल पर जाकर चीजें करेंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको सीरियस जो है वो लेगा। तो आई बिलीव आपको कुछ शुरुआती नॉलेज जो है मिल गई है जिससे आप शुरुआत कर पाएंगे चीजें। देखिए ये जो पोर्टफोलियो की बात हो रही है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सीरीज जो है वो लाने वाले थे, काफी पेंडिंग है वो सीरीज के ऊपर, काम भी थोड़ा बहुत चल रहा है, जल्दी उसके वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा और इन डेप्थ में आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या और किस तरीके से इंक्लूड करने की जरूरत है। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से भी कुछ चीजों को बनाने की कोशिश करें। जब आप बिल्कुल स्क्रैच से चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर विवेक का है, हेलो सर, आई एम जनरेटिंग लीड्स फॉर सम क्लाइंट बट facing one common issues in all of them when the sales teams calls on leads. There are a number of people who say that they didn't inquire about their service or sometimes they didn't even know about our service. If they don't inquire, then how do we get these leads? However, I have watched your videos on improving lead qualities and follow your recommendation. It works, but I still want to understand why and how we get irrelevant leads. I experienced the same thing on the instant form and the landing page. देखो बहुत ही बेसिक्स इसमें चीज है कि इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर अगर आप देखें तो ऑटोफिल का एक ऑप्शन होता है, वहां से बहुत सारे इररिलेवेंट लीड्स आती है। दूसरा जो सबसे मेजर कारण है इररिलेवेंट लीड्स का वो होता है बेसिकली पुअर इन्वेंट्री। मेटा एड्स के ऊपर हर जगह कभी भी क्रीम नहीं होती, हर जगह बेहतर नहीं होती है, हर प्लेसमेंट बेहतर नहीं होता है। जैसे अगर आप एक कॉलोनी में देखें जाकर तो सारे ही प्लॉट्स का जो रेट होता है वो सेम तो नहीं होता है। कॉर्नर वाला अगर आप प्लॉट खरीदने जाएंगे तो उसका रेट ज्यादा होगा, राइट। पीछे कोई प्लॉट होगा तो उसका रेट कम होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक ही कॉलोनी के अंदर सारे जो प्लॉट्स हैं, पार्क फेसिंग प्लॉट लेंगे तो उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा। इसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म का अपने एक प्लेसमेंट होता है और इस प्लेसमेंट की अपनी कॉस्ट होती है। कॉस्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड के ऊपर, या वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ है उसके ऊपर। जो प्लॉट है वो कॉर्नर वाला वो इसीलिए महंगा है ना कि उसकी डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस भी जो है वो इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से जहां पर अच्छे विजिटर्स ज्यादा हैं, यानी जिस प्लेसमेंट के ऊपर क्वालिटी लोग जाते हैं, वहां पर जो है वो सीपीएम जो है वो महंगी होती है। और मान के चलते हैं अगर आपका एड ऐसे प्लेसमेंट्स के ऊपर दिख रहा है जहां पर लो क्वालिटी इन्वेंट्री है, या फिर जहां पर लो क्वालिटी के यूजर्स आते हैं जो ऐसे ही भर देते हैं, राइट, या भर देते हैं बट परचेज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जहां पर होती है वहां से ही ये इस टाइप की जो इररिलेवेंट लीड्स हैं वो आती है। तो आपने जो मेरे वीडियोस देखे जिसमें मैंने लीड क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात कही है वही तरीके हैं। बाकी एक दो तरीके और हो सकते हैं जिससे कि इररिलेवेंट लीड्स जो है वो आती है। और इसमें एक और चीज होती है कि कई बार अगर आपका सेल्स फॉलोअप का सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग नहीं है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी लीड्स जो है वो डेड जैसी जो है वो होने लगती हैं। और मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री ही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से
जो लीड की क्वालिटी है वो खराब होती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंस्टेंट फॉर्म पे ऑटोफिल का। इसीलिए तो भैया उन्होंने बहुत सारे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस को मेंशन करने का भी ऑप्शन आपको इंस्टेंट फॉर्म के अंदर दे रखा है, ताकि आपकी जो लीड क्वालिटी है और बेहतर तरीके से इंप्रूव हो जाए। सो आई बिलीव विवेक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो डूम शॉट्स का क्वेश्चन है। हेलो उमर सर, आई नो हाउ टू रन सम एड प्लेटफॉर्म्स बट एवरी टाइम आई रन एड्स आई फील दैट आई एम मार्केटिंग विदाउट अ सोल ऑफ मार्केटर एंड द एड्स रनिंग प्रैक्टिस सीम्स मैकेनिकल देन एल्यूसिव टू मी, काइंडली गाइड मी टू फिक्स दिस बॉटलनेक। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप केवल कैंपेन बनाने को ही मार्केटिंग समझते हैं तो वो तो एक गलत चीज है, राइट। मार्केटिंग बहुत सारी चीजों से बनती है, कॉपी राइटिंग से, ऑफर्स से, क्रिएटिव से, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग के अंदर। और अगर आप ये केवल सोच रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को अगर फेसबुक एड्स चलाना आ गया इसका मतलब मैं फेसबुक एड्स मार्केटियर बन गया, नहीं भैया, आप फेसबुक एड्स ऑपरेटर एक तरीके से बने। तो इस चीज को इन्हांस करने के लिए देखो आपको अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। आप चीजों को देखकर समझते हैं कि भाई मैं इसको किस तरीके से प्रमोट जो है वो कर सकता हूँ, इसमें किस टाइप से जो ऑफर्स है वो डाल सकता हूँ। और आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपको ऑफर्स बनाने नहीं आते, अगर आपको उसके अराउंड क्रिएटिव्स जो है वो फॉर्म करने नहीं आते, तो फिर आप फेसबुक एड्स नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि फेसबुक एड्स को सेटअप करना तो केवल 5 मिनट का काम है। बाकी जो 2, 4, 5 दिन का काम होता है ना, वो केवल रिसर्च करना, एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर रिसर्च करना, अपनी स्वॉट एनालिसिस करना, मार्केट गैप एनालिसिस करना, लोग क्या ऑफर्स दे रहे हैं वो एनालिसिस करना, हम उनसे बेहतर क्या पिच कर सकते हैं वो करना। तो ये सारी चीजें भी एक अच्छे फेसबुक एड्स मार्केटर की पहचान होती हैं। और इसके लिए कोई एज सच कोर्स नहीं है कि आप ये कोर्स कर लोगे जिससे ये चीजें आ जाएंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने आती रहती हैं। जैसे आप ज्यादा काम करते आते हैं, आप किताबें पढ़ते जाते हैं, इवन आप वेब सीरीज देख रहे होते हैं, उनसे आपको आइडियाज मिल सकते हैं कि मैं इस टाइप से भी तो इस मार्केटिंग कैंपेन को लेकर जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मार्केटिंग माइंडसेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं तो मार्केटिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। 1-2 बुक्स का मैं यहाँ नीचे जो आपको रिकमेंडेशन है वो दे दूंगा। उनको अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी किताबें हैं और उससे भी थोड़ा सा मार्केटिंग माइंड जो है वो आपका खुलेगा। तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।